जब मर्द थक जाता है तो बीवी किसी ऐसे को ढूंढती है जो थकाना जानता हो। विनीत अग्रवाल, उम्र 60 साल, नामचीन बिजनेसमैन, बंगले, गाड़ियां, शोहरत, सब कुछ था उनके पास। बस जो नहीं था वो था कोई अपना। पत्नी को गुजरे 5 साल हो चुके थे और अब इस अकेलेपन ने उन्हें भीतर से काटना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन जिंदगी में आए आराध्या, उम्र 25 साल, ताजगी, मुस्कान और मासूम ख्वाबों वाली लड़की। विनीत ने उससे शादी कर ली। लोगों ने बातें बनाई, पैसों के लिए की है, पिता पुत्री लगते हैं, लेकिन आराध्या ने सब अनसुना कर दिया। वो चाहती थी अपनापन और विनीत ने उसे इज्जत दी थी, पर कुछ अधूरा रह गया था। आराध्या की चुप चीख और बुझती आग। शादी के शुरुआती दिनों में आराध्या ने खुद को समझाने की पूरी कोशिश की। शायद प्यार सिर्फ साथ रहने से होता है, शायद उम्र कोई मायने नहीं रखती। पर हर बार जब वो विनीत के पास जाती, वो बस उसके सिर पर हाथ फेरते, तुम थक गई होगी, आराम करो, या फिर कह देते, मेरे लिए तुम सिर्फ दिल की धड़कन हो। लेकिन शरीर के रिश्ते बिना धड़कनों की गूंज सुनाई नहीं देती। आराध्या की आंखों से उसकी भूख नहीं, उसकी अधूरी तृप्ति छलकने लगी। फिर लौटा कोई जो कभी गया ही नहीं था, और फिर जिंदगी ने एक पुराना मोड़ फिर से दोहरा दिया। अमित, स्कूल का पहला प्यार, अचानक एक सोशल इवेंट में आराध्या से टकरा गया। अमित की आंखों में आज भी वही आग थी और आराध्या के भीतर की ठंडी राख में चिंगारी फिर से जाग उठी। 1-2 मुलाकातें, कुछ कॉफी की इवनिंग्स, और एक दिन वो शाम आई जब आराध्या खुद को रोक नहीं पाई। अमित की बाहों में उसे वो मिल रहा था जिसकी उसे सिर्फ कल्पना थी, छुअन, सिहरन, संतुलन और एक औरत की पूरी होने की तृप्ति। अब रिश्ता अधूरा नहीं था, पर जिंदगी उलझ गई थी। आराध्या अब 2 पटरियों पर चल रही थी। एक और विनीत जिसने उसे इज्जत, नाम और सहारा दिया, दूसरी ओर अमित जिसने उसे खुद का एहसास दिलाया। विनीत को कुछ अंदेशा था, वो चुप थे, पर उनकी आंखों में सब कुछ साफ था। अगर आराध्या चली भी जाए तो क्या मैं उसे रोक पाऊंगा, वो सोचते, पर कभी जुबान तक कुछ नहीं लाते। अब सवाल ये था, क्या आराध्या अपनी आत्मा की तृप्ति को छोड़कर केवल नाम की पत्नी बनकर रह पाएगी, या वो अपने हक के सुख और अधूरे प्रेम के लिए अमित का हाथ थामेगी? तो आप बताइए, क्या सिर्फ इज्जत और सुरक्षा प्यार के लिए काफी है, या फिर शरीर की तृप्ति भी रिश्ते की नींव होती है? तारांकन कमेंट करिए, शेयर करिए और बताइए, क्या प्यार सिर्फ दिल से होता है, या देह भी उतनी ही जरूरी है? अब मैं दूसरी कहानी सुनाता हूँ। आज सम्मान मेरे मायके का नहीं, वक्त का हो रहा है। अरे मम्मी जी, आप कहाँ हमारे साथ चलोगी? आप तो घर पर रहिए और आराम कीजिए, हम लोग हैं ना, हम ही जाकर आ जाएंगे, वैष्णवी ने कहा। पर बहू, प्रोग्राम तो मेरे मायके में है ना, ऐसे में मेरा जाना जरूरी है। मैं नहीं जाऊंगी तो लोग तुमसे सवाल नहीं करेंगे कि मैं क्यों नहीं आई? जानकी जी ने कहा। अरे मम्मी जी, आप भी कैसी बातें कर रही हो, डेस्टिनेशन वेडिंग है, आप कहाँ परेशान होती रहोगी? और फिर इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, कहाँ उन लोगों को वक्त मिलेगा आपको देखने का? आप तो आराम से घर पर रुको अपने पोते पोती के साथ, शादी में तो हम दोनों जाकर आ जाएंगे, वैष्णवी जिद करते हुए बोली। बहू, तुम्हें चलना है तो बिल्कुल चलो, लेकिन प्रोग्राम मेरे मायके में है तो मैं तो जरूर जाऊंगी। और फिर तुम्हारा कौन सा खर्चा लग रहा है? मेरा भतीजा रमन मुझे ले चलने को तैयार है ना, उसने तो कहा भी दिया है कि बुआ आप तो हमारे साथ ही चलना। जानकी जी ने कहा। अरे क्यों जिद कर रही हो? जब मम्मी ने कह दिया कि हम सब साथ चलते हैं तो हर्ज ही क्या है? तुम क्यों मम्मी को यहाँ पर रोकने में तुली हुई हो? आखिर सूरज ने कहा। तब जाकर वैष्णवी ने धीरे से कहा, मैं तो ये कह रही थी कि डेस्टिनेशन वेडिंग है तो हमारा भी बाहर घूमना फिरना हो जाएगा। वहाँ इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में कहाँ बच्चों को संभालते फिरेंगे? अरे बच्चे हमारे हैं, किसी और के नहीं, सब संभाल लेंगे। तुम तो सामान पैक करो, आखिर वहाँ काफी एंजॉय करना है हमें। मैं तो अभी से एक्साइटेड हो रहा हूँ। सूरज ने कहा। मैं तो सब एक से बढ़कर एक ड्रेस रखूंगी, हर रोज की अलग अलग। मैं तो कभी शहर के बाहर तक नहीं गई,
फिर क्या पता दोबारा जाना हो ना हो, ये तो समय समय की बात है। और हाँ, बाजार भी चलना है। रमन और उसकी होने वाली पत्नी के लिए कोई महंगा सा बढ़िया सा तोहफा भी लेना है। आखिर हम भी कम नहीं है, उन्हें भी पता होना चाहिए। वैष्णवी मन ही मन खुश होते हुए बोली, सही कहा बहू, डेस्टिनेशन वेडिंग है, इस बहाने तुम्हारे कई खर्चे बच जाएंगे। वक्त वक्त की बात है, किसी जमाने में तुम मेरे मायके में कदम रखना ही पसंद नहीं करती थी, और आज वहां शादी में जाने की जिद कर रही हो, उनके लिए महंगे तोहफे खरीद रही हो। इसी को शायद समय का पहिया कहते हैं। जानकी जी ने कहा और उठकर अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर वो अपने पलंग पर बैठ गई और अतीत के गलियारों में खो गई। जानकी जी का ससुराल और मायका दोनों ही खुशहाल था। जहां ससुराल में पैसों की कोई कमी नहीं थी, वही उनका मायका मध्यम वर्गीय था। मायके में भी उनकी बड़ी पूछ थी। उनकी माँ और भाई उन्हें बहुत मानते थे। उनका एक ही भाई था जो उनसे 8 साल छोटा था और बहुत ही सीधा सादा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उनका एक बेटा रमन था। रमन जब 7 साल का था तब दुर्घटना में उसके पापा की मृत्यु हो गई थी और एक अच्छा खासा परिवार बिखर गया। उसके बाद माँ ने जो बिस्तर पकड़ा, उसके बाद वो कभी ठीक से खड़ी ही नहीं हो पाई। अब भाभी माँ को संभाले या रमन को या खुद को। तब 15 दिन के क्रियाकर्म के बाद जानकी जी अपनी भाभी को समझाकर रमन को अपने साथ अपने घर ही ले आई थी, ये सोचकर कि रमन को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। आखिर उनके ससुराल में क्या कमी है, उनके विद्या और सूरज के साथ रमन भी पढ़ लेगा। हालांकि दोनों रमन से बहुत बड़े थे, पर ये बात जानकी जी के परिवार वालों को बिल्कुल नहीं सुहाई थी। सासू माँ ने तो एक तरीके से जानकी जी के खिलाफ मोर्चा ही खोल लिया था। रमन छोटा ही तो था, लेकिन उसके खाने पीने, कपड़े हर चीज पर अब वो ताने कसने लगी थी। अगर सुबह विद्या और सूरज को जानकी जी दूध देती तो उसके साथ साथ रमन को भी गर्मा गर्म एक गिलास दूध भर कर दे देती। ये देखकर सासू माँ ताने मारती, हमने कोई फकीरों के लिए धर्मशाला नहीं खोल रखी है जो हमारे बच्चों के हक का सामान इसे दे रही है। सुनकर जानकी जी का मन छलनी हो जाता, पर ज्यादा कुछ वो कह नहीं पाती थी। आखिर गलती तो उन्होंने की थी। बिना अपने ससुराल वालों को पूछे वो रमन को यहाँ जो लेकर आ गई थी। पर ये सुनकर रमन भी सहम जाता था। अगर वो अपने पति से कुछ कहती तो वो भी उल्टा उन्हें ही डांट देते थे। एक तो बिना पूछे तुम इसे लेकर आ गई, जैसे कोई हमने अनाथ आश्रम खोल रखा है। फिर ये उम्मीद करती हो कि मैं अम्मा को समझाऊं। मुझसे नहीं होगा ये सब, मैं तुम्हारे कहने पर इसके खर्चे उठा रहा हूँ, यही बड़ी बात है। पर मैं इसके लिए अम्मा से नहीं लड़ सकता। इसके आगे जानकी जी कुछ कह नहीं पाती थी। पति इतना साथ दे रहे हैं वही काफी है। ऐसे तानों और गुस्से के बीच में रमन अपनी शिक्षा हासिल कर रहा था। पढ़ने में वो अच्छा था, इसलिए हर कक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर रहा था। वो गर्मी की छुट्टियों में अपनी मम्मी के पास रहने चला जाता था। भाभी भी इधर सिलाई कढ़ाई करके अपना और माँ का गुजारा कर लेती थी। रमन अपनी बुआ को बहुत मानता था और उन्हें हर बात बताता था। ऐसे करते करते ही काफी साल बीत गए। रमन अब कॉलेज के प्रथम साल में चुका था। इधर जानकी जी की बेटी और बेटे दोनों का विवाह हो चुका था। घर में बहू वैष्णवी आ चुकी थी, लेकिन वैष्णवी और सूरज के लिए तो रमन सिर्फ घर में काम करने वाले एक नौकर की तरह ही था। अब तो वैष्णवी भी जो मुंह में आता था वो उसे सुना देती थी, और जानकी जी जब वैष्णवी को डांटती तो घर में हर कोई उनके खिलाफ बोलता था। लेकिन कुछ समय बाद जानकी जी के पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद सब कुछ बदल गया। अब तो जानकी जी खुद सूरज पर आश्रित थी, तो वो भला रमन का खर्चा कैसे उठाती। सूरज ने तो इसके लिए साफ इनकार कर दिया। तब जानकी जी के कहने पर ही रमन अपनी मम्मी के पास आ गया था। पर उन्हें पूरा विश्वास था कि रमन अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करके जरूर दिखाएगा, क्योंकि वो काफी मेहनती भी था। जानकी जी का जब कभी मन करता अपने मायके जाने का तो वैष्णवी चिल्लाना शुरू कर देती, इस उम्र में मायके जाने की लगी हुई है, क्या रखा है आपके मायके में। अब हमारी स्थिति भी अच्छी नहीं रही, हमसे चोरी छुपे उन्हें पैसे देने जा रही हो क्या। वैसे भी हमारे हक का बहुत खिला दिया आपने उसे।
आज तक इतना मुफ्त का खिला दिया वो क्या कम था जो अब मिलने जाने की ओर लगी है। इसके आगे जानकी जी भी कुछ नहीं कहती भी क्या, आखिर सूरज भी तो वैष्णवी का ही सपोर्ट करता था। लेकिन आज जब रमन अफसर बन चुका है, उसके दिन फिर चुके हैं और उसकी शादी पक्की हो गई है जो कि एक डेस्टिनेशन वेडिंग है, तो आज यही लोग जानकी जी के मायके जाने को तैयार हो रहे हैं। खैर बाहर से बच्चों के चहकने की आवाज आ रही थी। वो उठकर बाहर आई तो देखा सब कुछ सामान्य था। बहू अपना सामान पैक करने में लगी हुई थी। बच्चे भी खुशी खुशी अपना सामान लाकर दे रहे थे। ये देखकर जानकी जी मुस्कुरा दी और साथ ही साथ हैरान भी हो रही थी कि कितनी शांति थी घर में आज, वरना वो अपनी बहू को इतना जवाब दे और वो हंगामा न करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। सच, लोग उगते सूरज को ही प्रणाम करते हैं। आज वक्त बदल चुका है। कभी जो लोग रमन से चिढ़ते थे, आज भाग भाग कर उसकी शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। सचमुच आज सम्मान उनके मायके का नहीं हो रहा था, बल्कि वक्त का हो रहा था। अब मैं तीसरी कहानी सुनता हूँ। अंकिता ने अमित को अपने खास दोस्तों से मिलवाने के लिए अपनी सहेली महक के घर लंच पर बुलाया था। उन दोनों को वहां पहुंचे चंद मिनट ही हुए होंगे कि अंकिता की दूसरी प्रिय सहेली रिया भी अपने पति राजीव के साथ आ पहुंची। महक के पति मोहित ने रिया पर नजर पड़ते ही उसकी तारीफ की। रिया, आज तो तुम्हें देख रास्ते में न जाने कितने लड़के गश खा कर गिरे होंगे। एक भी नहीं गिरा, रिया ने उदास दिखने का अभिनय किया। मैं नहीं मान सकता। देखो, संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री को सामने देखकर मेरा दिल कितना तेज धड़क रहा है। अपनी छाती पर रखने के लिए मोहित ने अचानक रिया का हाथ पकड़ लिया। जय बाबा सैम की। रिया ने अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास करने के बजाय शरारती अंदाज में नारा लगाया। जय। अंकिता और महक ने हाथ उठाकर जोशीली आवाज में नारा पूरा किया तो मोहित ने झेपते हुए रिया का हाथ छोड़ दिया। अमित को इन तीनों सहेलियों का व्यवहार अटपटा लगा। यार, इस नए बंदे के सामने तो अपने बाबा सैम का गुणगान इतनी जल्दी शुरू मत करो, मोहित ने बुरा सा मुंह बनाकर टिप्पणी की। हम मरते दम तक भी बाबा का गुणगान करना बंद नहीं करेंगे। महक ने अपने पति के गाल पर प्यार से चिकोटी काटी। उन्होंने हमें जो ज्ञान दिया है उसे हम तीनों ने हमेशा के लिए गांठ बांध लिया है। अंकिता ने महक की बात का समर्थन किया। यह बाबा सैम कौन है? अमित ने उत्सुकता दर्शाते हुए अंकिता से सवाल पूछा। सैम का किस्सा तुम्हें जरा फुर्सत में सुनाऊंगी अमित, पहले ये बताओ कि चाय पियोगे या कॉफी? महक ने टालते हुए कहा। मैं चाय पीऊंगा। साल भर पहले अंकिता अपनी इन दोनों करीबी सहेलियों महक और रिया से परिचित नहीं थी। एक रविवार की सुबह ये दोनों बिना कोई सूचना दिए पहली बार उससे मिलने कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल में आ पहुंची थीं। महक ने अपना परिचय दिया तो पता चला कि वो मेरठ की रहने वाली है और वहां कॉलेज में समीर के साथ पढ़ा करती थी। समीर जॉब करने दिल्ली आ गया था जबकि महक मेरठ में एक पब्लिक स्कूल में पढ़ा रही थी। उस दिन महक ने गंभीर लहजे में अंकिता को बताया था, किसी जानकार ने मुझे महीना भर पहले बताया कि उसने समीर को एक सुंदर लड़की के साथ फिल्म देखकर बाहर निकलते देखा था। ये सुनकर मेरा माथा ठनका, क्योंकि समीर ने मुझसे शादी करने का वादा कर रखा है। हम दोनों के बीच प्रेम का रिश्ता करीब 4 साल से चल रहा है। कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा? ये जानने के लिए मैंने जब उसके पीछे एक प्राइवेट डिटेक्टिव लगाया तो पता चला कि जनाब दिल्ली में एक नहीं बल्कि 2-2 लड़कियों से चक्कर चला रहे हैं। उसका इशारा अंकिता और रिया की तरफ था। अंकिता समीर की कंपनी में जॉब कर रही थी जबकि रिया से उसका परिचय किसी दोस्त के माध्यम से एक विवाह समारोह में हुआ था। उन तीनों ने आपस में खुलकर बातें की तो समीर की बेवफाई सामने आ गई। वो अंकिता और रिया के साथ भी प्यार का खेल खेल रहा था। बहुत ज्यादा परेशान और गुस्से में नजर आ रही महक बोली, हमारे लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि समीर हम में से किसी का जीवन साथी बनने लायक है भी या नहीं। अगर वो हम तीनों को बेवकूफ बनाकर हमारी भावनाओं से खेल रहा है तो हिसाब बराबर करने के लिए हमें उसे तगड़ा सबक सिखाना चाहिए। उन तीनों ने साथ बैठकर समीर की असलियत उजागर करने के लिए योजना बनाई। फिर योजनानुसार पहले अंकिता ने फोन करके समीर से कहा कि वह आज शाम उसके साथ गुजारना चाहती है। उसने 6 बजे नेहरू पार्क में उसे मिलने के लिए बुलाया।
रिया ने भी उसी शाम समीर को अपने घर में 6 बजे चाय पीने के लिए बुलाया। बातों बातों में वह उसे यह बताना नहीं भूली कि उस शाम उसके माता पिता भी घर पर नहीं होंगे। आखिर में महक ने समीर को फोन करके जानकारी दी कि वो एक रिश्तेदार को देखने आज दिल्ली आ रही है और रात 8 बजे के करीब वापस मेरठ लौट जाएगी। अतः उसने 6 बजे उसे अपने मामा के घर मिलने के लिए बुलाया। समीर ने उन तीनों से ही शाम 6 बजे मिलने का वादा कर लिया। अमित ने चाय का पहला घूंट भरने के बाद जायकेदार चाय बनाने के लिए महक की दिल खोलकर तारीफ की। महक ने प्रसन्न अंदाज में अमित से पूछा, अब तुम ये बताओ कि हमारी अंकिता के साथ तुमने इश्क का चक्कर कब, कहाँ और कैसे चलाया? यह मेरे दोस्त नीरज की शादी में आई हुई थी। मैं तो पहली ही नज़र में इसे अपना दिल दे बैठा था। अमित ने कुछ शर्माते हुए सबको जानकारी दी। पहली बार अंकिता को देखकर मुझ पर भी कुछ ऐसा ही प्रभाव पड़ा था, पर अफसोस कि तब तक मेरी बारात रिया के फार्म हाउस तक पहुंच चुकी थी। राजीव के इस मजाक पर सब दिल खोलकर हंसे तो रिया ने चिढ़ाने वाले अंदाज में अपनी जीभ निकाली। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम किसी भी सुंदर लड़की को देखकर लाइन मारना शुरू कर देते हो? महक ने एक ही झटके से यह टेढ़ा सवाल अमित से पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अमित की आवाज में लड़खड़ाहट थी। ऐसी बात हो भी तो फिक्र नहीं, महक ने उसकी टांग खींचना जारी रखा। किसी भी सुंदर लड़की को देखते ही अगर तुम्हारे सिर पर लाइन मारने का भूत सवार हो जाता हो तो अपना ये शौक तुम रिया और मेरे साथ फ्लर्ट करके पूरा कर लेना। हम दोनों ऐसी किसी छेड़छाड़ का बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगी। वाह, क्या खुलेआम झूठ बोला जा रहा है यहाँ। मोहित ने हंसते हुए अपनी पत्नी की बात का विरोध किया। बहुत अच्छी है ये सालियाँ, हंसी मजाक करो और खाओ इनसे गालियाँ। कितनी शानदार और बढ़िया तुकबंदी की है ना मैंने, राजीव। मोहित ने खुद ही अपनी तारीफ कर डाली। राजीव के बोलने से पहले ही रिया ने उसकी बात को खारिज करते हुए कहा, बिल्कुल झूठी बात है ये। सहेलियों, हम स्वस्थ हंसी मजाक का जवाब गालियों से बिल्कुल नहीं देती, लेकिन जब मामला शालीनता की सीमा तोड़ता नजर आए तो ही मजबूर होकर यह नारा लगाती हैं, बोलो बाबा सैम की जय। तीनों सहेलियों ने एक साथ जोशीले अंदाज में जय कहा तो राजीव और मोहित से आगे कुछ कहते नहीं बना। समीर के मन में खोट था और वह शाम को 6 बजे रिया या महक के बजाय अंकिता से मिलने पहुंच गया। घर में किसी और के न होने का फायदा उठाते हुए जब वो जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने की कोशिश करने लगा तो बेडरूम में छिपी महक और रिया वहां से निकलकर उसके सामने ड्राइंग रूम में आ गईं। उन तीनों को एक साथ सामने देख समीर की हालत एकदम से बेहद खस्ता हो गई। उसने महक को सफाई देने की कोशिश की, पर उसका झूठ चला नहीं। उन तीनों के तेज गुस्से को भांप उसने अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश की, पर तीनों गुस्साई शेरनियों के चंगुल से वह कैसे बच सकता था। तीनों ने उस चालबाज इंसान की पहले जमकर चप्पल व सैंडलों से धुनाई की और फिर उसे एक झटके में अपनी अपनी जिंदगियों से निकाल कर फेंका। महक और रिया उस रात अंकिता के घर में ही रुकी। उस रात साथ साथ हंस और आंसू बहाकर सुबह तक वे तीनों अच्छी सहेलियां बन गई थीं। महक ने वार्तालाप को फिर से रास्ते पर लौटाते हुए इस बार अंकिता से पूछा, क्या तूने भी अमित को अपना भावी जीवनसाथी बनाने का फैसला उसी रात कर लिया था? अंकिता ने प्यार से अमित का हाथ पकड़कर जवाब दिया, नहीं, मुझे तो इन जनाब को अपना भावी जीवनसाथी स्वीकार करने में महीना लग गया। वैसे मुझे नहीं लगता कि अमित दिलफेक इंसान है, इसलिए तुम दोनों इसे ज्यादा तंग मत करो। क्या हम तुम्हें तंग कर रही हैं? महक ने अमित का हाथ थामकर बड़ी अदा से पूछा। नहीं तो, उसके खुले व्यवहार ने अमित को शर्माने पर मजबूर कर दिया था। शर्माओ मत अमित, मौका मिलते ही अपनी इन दोनों सालियों से फ्लर्ट किया करो, क्योंकि किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करना तुम्हारे लिए अब ख्वाब बनकर रह जाएगा। मोहित ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए अमित को सलाह दी। लगे हाथ तुम्हें एक किस्सा और सुना देती हूँ। महक ने एकाएक संजीदा होकर बोलना शुरू किया। तुम्हें एक सलाह देने वाले मेरे पति पर भी मात्र 6 महीने पहले शिखा नाम की एक खूबसूरत तितली से रोमांस करने का भूत चढ़ा था। जब हम तीनों को इनके रोमांस के बारे में पता चला, मोहित ने अपनी पत्नी को टोकते हुए सफाई दी, मुझ पर उससे इश्क लड़ाने का भूत नहीं चढ़ा था, बल्कि शिखा ही इस स्मार्ट बंदे के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। उसके कहे को अनसुना कर महक ने बोलना जारी रखा।
तो हम तीनों शिखा से मिलने उसके फ्लैट पर पहुंच गईं। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हम तीनों गुस्साई शेरनियों ने शिखा का क्या हाल किया होगा। हमसे उसने थप्पड़ भी खाए और कुछ कीमती सामान भी हमारे हाथों तुड़वाया। मुझे विश्वास है कि हमारी शक्लें याद कर उसे महीनों ढंग से नींद नहीं आई होगी। रिया अमित को ये बताते हुए काफी खुश लग रही थी। मोहित ने झेपे से अंदाज में मुस्कुराते हुए अमित को सफाई दी। मेरे मन में कोई खोट नहीं था, पर इन्हें कौन समझाए। तुम ही बताओ कि किसी से मारपीट करना अच्छी बात है क्या। बाबा सैम के साथ हुए अनुभव ने हमें उस मामले में बिल्कुल सही राह दिखाई थी। बोलो बाबा सैम की जय। महक की आवाज में अपनी आवाज मिलाते हुए तीनों सहेलियों ने नारा लगाया और फिर जोर से हंसने लगी। समीर वाली घटना से सबक लेकर उस रात वे तीनों इस नतीजे पर पहुंची कि अधिकतर स्मार्ट, सुंदर और सफल युवक शादी होने के बाद भी अन्य खूबसूरत लड़कियों के साथ फ्लर्ट करेंगे। समस्या ये थी कि वे तीनों अपने भावी जीवनसाथी के रूप में ऐसे ही स्मार्ट, सुंदर और सफल युवकों के सपने देखती थीं। हमारे जीवनसाथी हमें अंधेरे में रखकर समीर की तरह मूर्ख बनाएं, हम ऐसी नौबत कभी आने ही नहीं देंगी। हम अपने पतियों की किसी गलत हरकत को कभी एक दूसरे से नहीं छिपाएंगी। उन्होंने अगर किसी अन्य लड़की से गलत रिश्ता बनाने की कोशिश की तो हम तीनों मिलकर उस अवैध प्रेम संबंध का समूल नाश करेगी। चालाक और चरित्रहीन समीर आज से हमारे लिए बाबा सैम हुआ और उससे मिले सबक को हम तीनों कभी नहीं भूलेंगी। तीनों सहेलियों ने उस दिन से एक दूसरे के हितों का हमेशा ध्यान रखने की कसम खाई थी। हंसी का दौर थम जाने के बाद महक ने अमित को बताया, शिखा का हमने जो बुरा हाल किया था उसकी खबर इश्क लड़ाने की शौकीन अन्य खूबसूरत तितलियों तक हमने ही पहुंचाए। आज की तारीख में वे सब इन दोनों कामदेव के अवतारों से फ्लर्ट करने से डरती हैं। राजीव ने अमित को भावुक लहजे में समझाने का नाटक करना शुरू किया। अमित, मेरी मानो तो अंकिता के साथ शादी करने से बचो। शादी के बाद तुम्हें मन मार कर जीना पड़ेगा। जब भी कोई सुंदर लड़की तुमसे हंसना बोलना शुरू करेगी तो इन तीनों की सैम बाबा का नारा लगाती सूरतें आंखों के सामने आकर तुम्हारी जबान को लकवा मार देंगी। मेरे दिल में न अब खोट है, न कभी आएगा। अंकिता से शादी करके मैं खुशी खुशी इन तीनों शेरनियों के साथ रिश्ता जोड़ने को तैयार हूँ। खुलकर मुस्कुराते अमित ने उसकी सलाह को नजरअंदाज करते हुए अंकिता का हाथ चूम लिया। अमित की आंखों में अपने लिए प्यार का सागर लहराते देख अंकिता खुश होकर उसके गले लग गई। मैंने गाजर का हलवा बनाया है। हमारे ग्रुप में एक समझदार इंसान के शामिल होने की खुशी में मैं सबका मुंह मीठा कराती हूँ। महक किचन की तरफ चली गई थी। अमित, हमारे इतना समझाने के बावजूद तुमने आ बैल मुझे मार वाली कहावत सच साबित कर दी है। मोहित ने यूं अपना चेहरा लटका लिया मानो सचमुच बहुत दुखी हो, तो बाकी सबने उसके इस बया अभिनय पर जोरदार ठहाका लगाया। कुछ देर बाद गाजर के हलवे का स्वाद चखते ही राजीव ने महक से कहा, महक, जरा अपना हाथ इधर करो, मैं उसे चूमना चाहता हूँ। किस खुशी में? बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है तुमने। मुंह से मेरी तारीफ कर देने से काम चल जाएगा, पर हाथ चूमकर तारीफ करने का मजा ही कुछ और है। कहते हुए राजीव ने महक का हाथ पकड़ लिया। बोलो बाबा सैम की। महक ने हाथ छुड़ाने की कोशिश किए बिना नारा लगाने की शुरुआत की। जय। रिया और अंकिता नाटकीय अंदाज में आंखें तरेरती हुई अपनी सहेली की सहायता करने को उठ खड़ी हुई। राजीव ने महक का हाथ छोड़ा और मोहित की तरफ देखकर मरे से स्वर में बोला, बाबा सैम। हाय हाय। मोहित ने बेहद दुखी इंसान की तरह अपना माथा ठोंकते हुए नारा पूरा करने में उसका साथ दिया तो बाकी सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। आपके एक लाइक और सपोर्ट से प्रेरणा मिलती है। सब्सक्राइब करना न भूलें।